नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार चुनाव में एक दूसरे से टक्कर से पहले आपस में सीटों पर टकराव को लेकर है। बिहार चुनाव की तारीखें कल आ चुकी है। पहले चरण के मतदान में ठीक 30 दिन बचे हैं, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा यह अभी तक तय नहीं हो सका है। दोनों ही गठबंधनों में बड़े दलों के सामने छोटे दल अपनी शर्तें लेकर डटे हुए हैं और इसी से लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त यह खबर आ रही है कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी की पार्टी की नाराजगी बढ़ रही है। जीतन राम मांझी अगले 2 दिनों तक किसी तरह की राजनीतिक मुलाकात या बैठक में शामिल नहीं होंगे। जीतन राम मांझी सरकारी कार्यक्रम में असम के दौरे पर जा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने इस बार 15 सीटें मांगी है। उनका कहना है कि कम से कम इतनी सीटें मिलनी चाहिए, वरना समझौता नहीं होगा। जबकि एनडीए में एचएएम को यानी हाम को 7 सीटें देने के फॉर्मूले पर ही विचार चल रहा है। पिछली बार भी लगभग इतनी ही सीटें उन्होंने लड़ी थी, लेकिन इस बार ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश उनके तरफ से चल रही है। हालांकि नेताओं का दावा है कि अभी सहमति का रास्ता तलाशा जा रहा है। दोनों ही गठबंधनों में सूत्रों के हवाले से नाराजगी जताई जा रही है। तेजस्वी यादव के घर पर से लेकर चिराग पासवान के घर तक और बीजेपी दफ्तर से लेकर कांग्रेस के दफ्तर तक भेंट मुलाकातें लगातार चल रही है और मंथन भी चल रहा है, लेकिन फॉर्मूला अब तक क्लियर नहीं हो पाया। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच संतुलन बनाने में बीजेपी माथापच्ची कर रही है, तो गठबंधन में लेफ्ट और वीआईपी की डिमांड के आगे तेजस्वी परेशान हो चुके हैं। फिर भी दोनों गठबंधनों के नेताओं का दावा है कि अगले 1 या 2 दिनों में फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। कल ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठकें हुई है। उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है, लेकिन क्या दोनों महागठबंधनों में सहमति से बात बन पाएगी या आखिरी वक्त में विवाद हो सकता है, जैसा पिछले चुनाव में हुआ था। पिछले चुनाव की जीत हार के स्ट्राइक रेट पर इस बार सीटों का बंटवारा होगा या नए हालात, नए समीकरण इस बार बदल जाएंगे। ऐसे तमाम सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। चुनाव की तारीखें आ गई, मगर चुनाव कौन कौन और कहां से लड़ेगा ये तय नहीं हुआ। सीट बंटवारे को लेकर मंथन दोनों तरफ है। एनडीए में बीजेपी के अलावा चिराग, मांझी, कुशवाहा हैं, तो इंडिया ब्लॉक में आरजेडी के अलावा कांग्रेस, लेफ्ट, पशुपति, सहनी, जेएमएम भी। मंथन 2 स्तर पर चल रहा है। एक तो गठबंधन में सीट बंटवारे पर, दूसरा पार्टी में टिकट बंटवारे पर। कल भी बैठकें, मुलाकातें हुई, आज भी हुई और कल भी होंगी। अब तक बिहार के नेताओं के बयानों, रुझानों और दावों को देखते हुए जो सीन समझ में आ रहा है, उसमें एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू मिलकर 205 सीटों पर लड़ने का प्लान बना रहे हैं। बची 38 सीट में चिराग पासवान को 25 सीट का ऑफर है, वो 35 सीटें मांग रहे हैं। जीतन मांझी को 7 सीटें मिल रही हैं, वो 20 सीटों की रट लगाते सुने गए। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट देने का ऐलान है। खबर है कि चिराग की जिद बनी रही तो मांझी, कुशवाहा की सीटें कम हो सकती हैं और उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों का ऑफर दिया जा सकता है। विधानसभा में हम अभी 4 हैं, अब 4 से अकेला भाव नहीं होता है, इसीलिए हम 20 के तादाद में चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में आए। तो ये सारा मुद्दा है। उधर महागठबंधन में भी फॉर्मूला फंसा हुआ है। तेजस्वी के घर पर देर रात से लेकर दिन में कई दौर की बैठकें, मुलाकातें हुई। कोई औपचारिक फार्मूला सामने नहीं आया, लेकिन जिस आंकड़े पर बात चल रही है उसमें तेजस्वी खुद की पार्टी के लिए 130 सीटों से कम पर तैयार नहीं। तेजस्वी कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस 70 से कम पर तैयार नहीं। तेजस्वी सीपीआई-एमएल को 19 सीट दे रहे हैं, वो 40 सीट की लिस्ट दे चुकी है। 30 से कम पर तो बिल्कुल तैयार नहीं। तेजस्वी मुकेश सहनी को 12 सीटें दे रहे हैं। सहनी 40 सीट और उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का ऐलान कराने पर अड़े हैं। इसके अलावा पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, जिन्हें तेजस्वी 5 सीटें देने को तैयार है, लेकिन जेएमएम अकेले 7 सीटें मांग रही है। हमने कहा है कि इस बार माले को ज़्यादा जिलों से लड़ने का मौका मिलना चाहिए, कुछ ज़्यादा सीट पर भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए।
हमारे बीच में एक नई पार्टी भी है वीआईपी, उसके लिए भी सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो एडजस्टमेंट करना होगा, मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलकर हम लोग कर लेंगे। We will fight reasonable number of seats. Today I am supposed to meet Mr. Tejasvi also. We will finalize. आपकी बैठक हुई तेजस्वी यादव के साथ में सीट हाँ हाँ हो सबकी बैठक हो रही है। 2-3 दिन के अंदर में टोटल सीट का फाइनल हो जाएगा। वैसे सीटों पर दावों का दंगल दोनों गठबंधनों में है। एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी ने अपना दावा मजबूती से पेश किया है, तो महागठबंधन में लेफ्ट दलों ने अपने दांव दिखा दिए। दोनों ही गठबंधनों में फाइनल सीट शेयरिंग 1-2 दिन में होने की उम्मीद है, क्योंकि कल दोनों ही गठबंधन के बड़े दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम भी सामने आ सकता है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, अमित भारद्वाज, मौसमी सिंह और पटना से शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, आज तक। गठबंधनों में जितनी ज्यादा पार्टियां, उतना सीट बंटवारे को लेकर हमेशा खींचतान चलती रहती है, लेकिन इस बार अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन में सीट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। आखिरकार क्या वजह है कि इतनी देरी लग रही है, और इस गठबंधन में जो बड़े भाई है वो क्या कर रहे हैं? तमाम सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में है, और बड़े भाई की बात लगता है कि उनके छोटे भाई सुन नहीं रहे हैं, इसके लिए लगातार उनसे चर्चा चल रही है। अभिषेक झा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। कंचना यादव, आरजेडी की प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगी। स्ट्राइक रेट से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लेफ्ट पार्टियां ज्यादा सीट मांगेगी, कंचना जी, इसी को लेकर आपको भी सवाल पूछे जाएंगे। सरोज सिंह, HAM की प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि उनके नेता तो नाराज होकर चले गए हैं, ये भी हमें कहा गया है। और थोड़ी देर में नुरुल हुदा, ये वीआईपी के प्रवक्ता है, क्योंकि वीआईपी ने पहले ही इस बारे में घोषणा की है कि उनके जो नेता है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो क्या सचमुच में ये कुछ प्रॉमिस किया गया, इस पर भी बात होगी। दिवाकर प्रसाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इनके प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बिहार में छोटे दलों की नाराजगी दोनों गठबंधनों का खेल बिगाड़ सकती है? क्योंकि कोई भी दल इस सूरत में नहीं है कि अपने बलबूते पर बिहार के चुनाव जीत सके। इसके लिए छोटे दलों को साथ में लेकर चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी मांगों का सामना भी वहां पर उनको करना पड़ रहा है। दूसरा सवाल, क्या एनडीए में चिराग, जीतन राम मांझी और महागठबंधन में लेफ्ट वीआईपी की शर्तें बड़े दल मानेंगे? आरजेडी से यह सवाल रहेगा और बीजेपी से भी यह सवाल रहेगा। तीसरा अहम सवाल, गठबंधनों के अंदर सीट बंटवारे में पीके और ओवैसी जैसे फैक्टर का असर क्या दिखेगा? क्योंकि जो नाराज होगा उनके सामने पीके और ओवैसी की खुली ऑफर होगी, और इसीलिए नाराजगी का दौर क्या बढ़ता जाएगा? इस सवाल के साथ और चर्चा शुरू करने के पहले एक बड़ी खबर इस वक्त एनडीए के खेमे से आ रही है कि एनडीए में चिराग पासवान से सीटों के तालमेल को लेकर 2 सीटों पर बात फंसने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने ब्रह्मपुर और गोविंदगंज की सीट की शर्त रखी है। ब्रह्मपुर से चिराग अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हलास पांडे को यहां पर दरअसल चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और गोविंदगंज की सीट, बड़ी दिलचस्प बात है कि गोविंदगंज की सीट 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और यह सीट से चिराग पासवान प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लड़ाना चाहते हैं, यानी बीजेपी के खेमे से भी उन्हें सीट चाहिए। इनमें ब्रह्मपुर सीट अभी आरजेडी के पास है, और जैसे मैंने कहा कि गोविंदपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग सीट है। और यही कहीं ना कहीं मामला के शर्मा जी उठता है कि बार बार छोटी पार्टियों को समझाना पड़ता है। इसीलिए सवाल है कि चिराग पासवान को कैसे मनाएंगे। पिछले कई घंटों से चिराग पासवान के साथ विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं है कि वो मान चुके हैं चिराग पासवान। उनकी पार्टी का यह भी दावा है कि अगर तेजस्वी के सामने नेतृत्व है तो वो चिराग पासवान युवा नेतृत्व है, तो हमें थोड़ा ज्यादा सीट दीजिए। इस बार 35 या 40 सीटें कुछ मांग रहे हैं। के शर्मा जी। ऐसा है साहिल जी, आपने ही अपने जो रिपोर्ट अभी बताए उसी रिपोर्ट में आपने अपनी बातों का खंडन किया, और मुझे तो प्रसन्नता है कि गठबंधन दल के अंदर में जब गठबंधन की हम राजनीति करते हैं तो उसमें छोटे दल हों, बड़े दल हों, सभी दलों को समान रूप से देखा जाता है, सबकी बातों को सुना जाता है। सबकी बातों को सुनना ही नहीं बल्कि उसके साथ हर तरह का समन्वय स्थापित करना, यही गठबंधन का धर्म है। और स्वाभाविक है
हर दल ये देख रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है, एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से अपने उसमें प्रतिभागिता ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे ही, और मांगना ही चाहिए। अब वो अपने कैडर को भी तो उनको मैसेज देना, अपने लोगों को भी तो मैसेज देना है। तो ये अच्छी बात है, मैं इसको किसी भी दृष्टि से गलत नहीं मानता। 2020 में हमने बहुत मीडिया की बड़ी चर्चाएं सुनी, अंत में स्थिति क्या हुई। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि मुझे संतोष है, और मैंने कंट्रोडिक्शन की बात इसलिए की क्योंकि आपने अभी कहा कि वो चिराग पासवान जो है 40 सीट से नीचे नहीं आ रहे, अब हाँ वो अलग चले जाएंगे। अब अभी आप ही ने एक न्यूज और दी उसमें कि वो 2 सीट है, 2 सीट पे वो कह रहे हैं कि ये 2 सीट हमें दे दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि चर्चा दिलचस्प बात क्या है पता है आपको शर्मा जी, यदि आपकी रिपोर्ट वो सही है तो आपकी मैं सीट तो भी रिपोर्ट मांग के रहे हैं, आधार और पर बोल आमतौर रहा पर हूं। बीजेपी जी। अपने झोली से छोटे दलों को खुश करना नहीं चाहती, वो दूसरे के झोली से खुश करने की कोशिश करती है। तो वो जेडीयू को कहेगी कि भाई आपकी सीट दे दो। पिछली बार तो चिराग पासवान थे नहीं, इसके लिए आपका जम गया अच्छे से। इस बार अब चिराग पासवान एडिशनल हो गए तो वो ज्यादा सीटें मांगने लग गए। नहीं सर, देखिए ये आपकी रीडिंग हो सकती है सर, ये आपकी रीडिंग हो सकती है। मीडिया की स्वतंत्रता है इस तरह की बात करना कि अपनी झोली से ये नहीं है वो नहीं है। सर जब राजनीति में गठबंधन दल की राजनीति होती है, और गठबंधन दल की राजनीति के हम पुराने खिलाड़ी हैं। कांग्रेस तो बहुत बाद में पंचमढ़ी संघ के अधिवेशन के बाद निर्णय लेकर आई राजनीति ये करने का, गठबंधन का। वो तो एकला चलोक पे चलते थे, वो तो किसी की कीमत ही नहीं समझते थे, और उसकी तो आरजेडी ने भी मार झेली है, लालू प्रसाद यादव ने भी, और मुलायम सिंह चिट्ठी लेके घूमते रह गए उनके दरवाजे पर। तो ये तो कांग्रेस और इनका बिहेवियर है सर। हमारे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे यहाँ तो यदि गठबंधन दल की सीट भी नहीं जीत पाए हो तो भी हमने मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया है। हम तो वो गठबंधन धर्म निभाने वाले हैं। ठीक है, जिसका एक सांसद शर्मा जी है, मैं उसके आपसे भी मंत्री हमने बनाए हैं। चर्चा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम, लेकिन आपसे मेरा बाद में एक सवाल भी रहेगा, उस पर मैं दोबारा आऊंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब छोटी होती है तब सब एडजस्टमेंट कर लेती है, लेकिन जैसे ही बड़ी बनने लगती है वैसे वैसे एडजस्टमेंट का दौर खत्म होने लगता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए अब चुनाव का माहौल है, मौका है, 6 तारीख को वोटिंग होने वाला है, उससे पहले ज्यादा सीटें मांग लो, ये भी कहीं ना कहीं कोशिश चल सकती है। शर्मा जी मैं उस पर आपके पास लौटूंगा, लेकिन कंचना जी आपके यहाँ भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। देखिए सीपीआईएमएल पिछली बार, छोटा सा जवाब देता हूं, चलिए छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर कंचना जी के पास चलेंगे। बोलिए। हमारी सबसे ज्यादा 2020 में हमारी सबसे ज्यादा सीटें थी सर, सबसे ज्यादा सीट हम गठबंधन में हमारे पास थी। आरजेडी से सिर्फ हम 1 सीट कम थे, लेकिन आप उसके कारण से समझे कि हम धीरे धीरे वो सिकोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो उदाहरण दिया, 282 सीट आने के बाद, 302 सीट आने के बाद हमने अपने उन गठबंधन दलों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जिनकी सीटें नहीं थी। तो आप हमसे यह अपेक्षा करना, ये एक नैरेटिव बनाना अलग चीज हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन धर्म हमेशा से सभी दल उसको जानते हैं। इसीलिए हमारे से जल्दी जो ये आप जो भी विवाद समझ रहे हैं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से ये सॉल्व होना है। हाँ एक बात आज गठबंधन धर्म की असली परीक्षा तब होती है किसी भी राज्य में या राजनीति में, जब गठबंधन दल में जो बड़ा भाई है वो कितना ताकतवर है ये तय होता है। उसके बाद ये तय होता है, उसके बाद में ये पता चलता है कि असली में गठबंधन का धन कौन निभा रहा है। शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन कंचना जी सवाल आपसे मेरा पहला ये था कि पिछली बार सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट, एक जवाब इनसे नहीं शर्मा जी, एक जवाब मात्र साहिल भाई, एक जवाब ले लीजिएगा, बस एक जवाब इनसे ले लीजिएगा। पहले ये बता दे विपक्ष की क्या वो चुनाव लड़ने को तैयार है, क्योंकि इनके नेता तो घोषणा कर चुके हैं कि हम तो बहिष्कार भी कर सकते हैं एसआईआर के मामले पर। ये तेजस्वी हो गया, खत्म हो गया मामला। आज ये थूक के चाटने की स्थिति में है या नहीं है, ये जरूर पूछिएगा, बस इतना मैं जानना चाहता हूं। चलिए अभी मुझे लगता है कि वहां से काफी आगे बढ़ चुके हैं। कल तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आ चुका है, गठबंधन की बातचीत शुरू हो चुकी है, ये भी बातचीत शुरू हो चुकी है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसको लेकर माथापच्ची भी शुरू हो चुकी है। कंचना जी सबसे पहले तो मुझे आपसे यही जानना है, शर्मा जी के सवाल का जवाब तो आप दे दीजिएगा बाद में, पहले मुझे आपसे यह जानना है कि क्या सीपीआईएमएल जिसका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था पिछली बार महागठबंधन में, इस बार वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर था, 35 सीटें हमको भी इस बार चाहिए। सब लोग ठोक बजाकर अपना भाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महागठबंधन में सबसे ज्यादा मुश्किल है आपको,
क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार आपने लड़ी थी। कंचना जी। देखिए साहिल जी, बड़े भाई और छोटे भाई उम्र में होते हैं हमारे यहाँ राजनीति में जो है बड़े भाई और छोटे भाई नहीं होते। भले एक ही सीट पर कोई लड़े लेकिन वो बराबर होता है। तो हमारे गठबंधन में जो भी दल है, चाहे वीआईपी हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीआईएमएल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, हर कोई बराबर है, चाहे वो एक सीट पर लड़े या पूरे 243 सीट पर लड़े। यह हमारा जो स्ट्रेटजी है और हमारा जो गठबंधन उसमें यह होता है। हम चिराग पासवान जी की तरह भी नहीं है और ना ही हमारे गठबंधन के लोग हैं कि जिनकी पार्टी तोड़ दी जाए, जिनको घर से निकाल दिया जाए, जिनके जो है कि पार्टी खत्म ही कर दी जाए ऑलमोस्ट। वो भी क्या बने रहते हैं, हनुमान बने रहते हैं। तो हमारे पार्टी में तो ऐसे लोग नहीं है और ना ही हमारे पार्टी में कोई बीजेपी जैसा है जो अपने ही गठबंधन साथी के विधायकों को खरीद ले। मुकेश सहनी जी के विधायक जीते थे ना आप ही के साथ पिछली बार, तो बताइए आप उन्हीं के विधायकों को खरीद लिए। तो चिराग पासवान जी फिर भी आपके हनुमान हैं, आप उनकी पार्टी तोड़ दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, उनके साथ वो हनुमान ही रहेंगे। आप जो सीटें दे रहे हैं ना वह भी छीन लीजिएगा तो भी वो हनुमान ही रहेंगे। आपके गठबंधन धर्म में आप लोगों को बराबर का तो कतई नहीं मानते हैं। आप मानते हैं कि जो कब्जे में रहे। आप जदयू पे पूरी तरह से आपने कंट्रोल कर लिया है। नीतीश कुमार जी के हाथ में उनकी पार्टी नहीं है। संजय झा जी आप ही के व्यक्ति हैं जो भेजे गए हुए हैं। और जहां तक मैं भी आपसे एक सवाल पूछ ही लेती हूँ के शर्मा जी कि अभी घुसपैठिए किसको वोट करेंगे बिहार में? निकाल दिया आपने, सारे आपने घुसपैठियों को निकाल दिया एसआईआर के माध्यम से। कहीं ऐसा तो नहीं है खूब वोट करेंगे वो? एक भी नाम आया क्या? या प्रधानमंत्री क्या आप वादा करते हैं? चलिए रिबेटल लेंगे शर्मा जी से, जाएंगे लेकिन कंचना जी इसका जवाब दे दीजिएगा। अब देखिए बिहार की राजनीति ये बड़ी दिलचस्प हो गई है। देखिए चिराग पासवान उनके तरफ चले गए, अब पशुपति पारस आपके तरफ आ गए। आप पशुपति पारस ने अभी रिएक्शन दे दिया कि भाई हमारी तो बात तेजस्वी से हुई है, तो उनको तो कम से कम संतुष्ट करेंगे ना आप। और सीपीआईएमएल का क्या करेंगे उसका भी जवाब दे दीजिएगा तुरंत। उसके बाद शर्मा जी के पास जाऊंगा। आपका बिल्कुल मैंने जब बराबरी और सम्मान की बात मैंने कहा तो उसमें सबका अधिकार है साहिल जी कि हर किसी के पास कैंडिडेट होते हैं, कैडर होता है, हर किसी का लड़ने का अधिकार होता है, हर किसी का एम्बिशन होता है। और अगर सीपीआईएमएल से ज्यादा लोग लड़ना चाहते हैं तो वही लोग रखेंगे कि हम इतनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, हमारे पास ये कैंडिडेट है, हम ये सीट जीत सकते हैं। और ऐसे पशुपति पारस जी भी रखेंगे कि उनको कितनी सीट चाहिए। और हमारे यहाँ सब कुछ तय हो चुका है। नहीं तो आपके बगल में खींचातानी नहीं है, कोई नाराज बैठे हुए हैं, भाग नहीं रहा है, जिसको 3 लोग 4 लोग मनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी में और एनडीए में होदा बैठे हुए हैं आपके बगल में। वो 40 सीटें भी मांग रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी घोषणा कर चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री उनका बन जाएगा। तो ये वादा किया हुआ है आपको नूरुल हुदा जी कि उप मुख्यमंत्री आपके नेता बनेंगे और उसके साथ साथ 40 सीटें। आपने पिछली बार जो सीटें लड़ी थी 13 सीटें आपने लड़ी थी, आप इस बार सीधे 40 सीटें मांग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं। जैसा कंचना जी कह रही है ना, हम सभी इक्वल पार्टनर्स हैं, फ्रेंड हैं। हमारे यहाँ वो हेजेमोनियल वो नहीं है कि दिल्ली से जो बीजेपी कहेगी वही होगा। 40 सीटें जो डिमांड है जो या एक्सपेक्टेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। हमारे यहाँ हमारा क्या आपने कहा 13 सीट, हम पिछली बार 11 सीटों पे लड़े थे। 11 में हमारे 4 जीत के आए थे, 1 एमएलसी हमारे पास था। तो हमारा परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा में सबको परिलक्षित है, सबको पता है। हमारे वोटों के शेयर खास करके बोछा और कुशेश्वर स्थान जैसे जगहों पे सबको पता है कि वीआईपी कहीं भी लड़ती है 30,000 से कम वोट नहीं लाती है। तो हमने तो एस्टैब्लिश किया है। वोटर अधिकार यात्रा में हमारे लोगों का रोड पे आपने हुजूम और मजमा देखा होगा। और हम लोगों को खुशी है कि तेजस्वी जी इतने ओपन है, इतने पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टर्म्स पे बात कर रहे हैं। चुनाव के पहले तय हो चुका है कि नहीं हो चुका है जी? उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खूब मिलेगा, भरपूर मिलेगा और इतना मिलेगा कि हम पूरी तरह संतुष्ट और सेटिस्फाई रहेंगे और मिलकर लड़ेंगे। और हमारी योजना, हमारी तैयारी बीजेपी से कहीं आगे। कौन सा ऐसा गठबंधन है जिसमें 8-8 घंटे लगातार बैठक हो रही है, ईच कैंडिडेट पे डिस्कस हो रहा है? ऐसा किसी गठबंधन में नहीं हो रहा है। कैंडिडेट पे डिस्कस हो रहा है कि सीटों पर डिस्कस हो रहा है? कैंडिडेट पे तो डिस्कशन तब होगा जब पता चलेगा कौन कितनी सीटें लड़ रहा है सर। ईच कैंडिडेट और ईच सीट पे डिस्कशन और डेलिब्रेशन इस बात का हो रहा है कि हम कैसे बीजेपी को बड़े मार्जिन से इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाए जो सरकार नाम मात्र की सरकार रह गई है बिहार में। इसको बिहार को रूट आउट करना है। दिवाकर प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीपीआईएमएल के प्रवक्ता। उनके पास जाने के पहले जल्दी से शर्मा जी आपको जवाब देना है। कंचना यादव ने सवाल उठाया आप पर,
ये बात तो उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं पिछली बार चिराग पासवान और पशुपति पारस में जो खेल हुआ था, गठबंधन का धर्म दूसरे तरफ से वो बताने की कोशिश कर रही है। इस बार एक बार फिर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की बातचीत की बातें चल रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वापस एक बार छूट जाए। अभिषेक झा भी हमारे साथ में, उनसे भी मुझे पूछना है इसके बारे में। शर्मा जी, जल्दी से जवाब आपका। देखिए साहिल जी, किसी पार्टी में मतभेद होना ये उनका आंतरिक विषय, ठीक है, लेकिन और ये निर्णय उस पार्टी को करना था, उनके नेताओं को करना था। लेकिन कंचना जी ये तो बताइए, लालू प्रसाद यादव तो अपना घर नहीं बचा पा रहे, घर ही टूट गया उनका। तेज प्रताप यादव जो है खुद अलग पार्टी बना के सारी सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी अभी उनकी बहन का एक आपने विवादित सारे बयान दिखे। जो आदमी अपना घर नहीं बचा पा रहा है वो क्या गठबंधन बचाएगा, आप लोगों के पास क्या वो प्रदेश चलाएगा? इसलिए ये दिवालिया नहीं है सर। तेज प्रताप यादव सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं और तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं। दर्द होगा आपको, घर नहीं चला पा रहे हैं आप, प्रदेश चलाएंगे और आप उसकी टूट समझा रही हैं। थोड़ा गिरेबान में झांकिए और थोड़ा अपना लालू प्रसाद यादव जी से कहिए, वो तो खैर सजा याफ्ता है, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। बाकी जो बेल से जेल में, जेल से बेल पर है ना, उनमें तो कम से कम टूट बचा लीजिए। आप ये ज्ञान दूसरे को मत सिखाया कीजिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दोषारोपण करना अलग है, यहां तो खुलेआम बयानबाजी है दोनों भाइयों और परिवार के बीच में। और लालू प्रसाद यादव तो घोषणा किए कि वो मेरा उत्तराधिकारी नहीं हो, पता नहीं क्या क्या बोले। कंचना जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसलिए जो घर नहीं बचा सिर्फ पाते दूसरों पर आपका मुकाबला सिर्फ एनडीए से नहीं होगा, तो घर के भीतर भी होगा, यानी बगावत घर के भीतर भी है कहीं ना कहीं। कंचना जी, साहिल जी इसको सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी एक मिनट आता हूं आपके पास, पहले चीज का जवाब ले ले। किसके परिवार में है सर? एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड। शर्मा जी बाकी आप छोड़ दीजिए। कंचना जी जवाब दीजिए जल्दी 5 बार से लगातार शर्मा जी, ये आपका राजनीतिक दिवालियापन है, ये आपका पॉलिटिकल दिवालियापन है। 20 साल की सरकार, खटारा सरकार का दिवालियापन है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। उनकी बहन, उसका भाई, उनकी बहन, उसका भाई, घर में क्या हो रहा है ना, वो छोड़िए उस पर, छोड़िए। के शर्मा जी को दिख रहा है आपके शक्ल पे दिवालियापन। और रही बात आप करें लालू जी चुनाव नहीं लड़ते, वो तो सजा याफ्ता है। एक सुन लीजिए ना, के शर्मा जी बौखला क्यों रहे हैं? बौखला कह रहे हैं आप, बौखला कह रहे हैं। अच्छा सुन लीजिए ना, बौखला कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार जी चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अच्छा जरा एक मिनट, नहीं है ना, नीतीश कुमार जी चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो तो सजा शर्मा जी एक मिनट जवाब सुन लेते हैं। चौधरी जी चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो तो उनके ऊपर आरोप तो लगा है, वो उनके पास सजा भी हुई थी, लेकिन छूट गए तो खैर। चलिए एक मिनट, जरा एक मिनट शांत करिएगा। लड़ाइएगा, वो सजा याफ्ता नहीं। कहां से सजा छूट गई है? नहीं, नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, अभिषेक झा बोल रहे हैं नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ रहे हैं। कंचना जी जल्दी से मुझे आपसे एक जल्दी से जवाब चाहिए। तेज प्रताप यादव अगर अपनी पार्टी बनाते तो आपके लिए मुश्किल होगी, घर के भीतर होगा आपके सामने। जल्दी से आपका जवाब, फिर अभिषेक झा के पास चलूंगा। देखिए, ये हर किसी को पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये उनको अधिकार मिलता है संविधान से, उस पर किसी को आपत्ति नहीं, ना किसी को प्रतिबंध है। अरे जो लड़ना चाहे वो लड़े। बिहार में ऑलरेडी इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारी लड़ाई आर पार की है, इंडिया वर्सेस एनडीए। देखिए कैसे देख रहे हैं के शर्मा जी, घबराए हुए दिख रहे हैं आप, बिल्कुल बौखलाए हुए दिख रहे हैं आप। आपके पास मुद्दों का दिवालियापन है, इसीलिए आप हमारे परिवार में घुसकर परिवार पे आ रहे हैं। 20 साल का हिसाब कीजिए महाराज आप लोग, 20 साल जनता को मूर्ख बनाए हैं और अब हमारे परिवार पे राजनीति कर रहे हैं। 20 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने देखिए, जनता आपको। कंचना जी ठीक है, चलिए चुनाव में पता चल पाएगा कि तेज प्रताप यादव कितने लोगों को चुनाव में उतारते हैं। और सीमांचल में पिछली बार जिस तरीके से एमआईएम को साथ में नहीं लेने की वजह से महागठबंधन को झटका लगा, इस बार ओवैसी कहते कहते थक गया, हमसे बात कर लीजिएगा 6 सीटें दीजिएगा, लेकिन हो नहीं पाया, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अभिषेक झा, क्या इस बार जनता दल यूनाइटेड ने तय किया है कितनी सीटें लड़ेगी? कम से कम कुछ आंकड़ा तय किया होगा, क्योंकि पिछली बार एनडीए के भीतर सबसे ज्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड ने लड़ी थी। और बड़ी दूसरी दिलचस्प बात यह भी है कि 2015 में 101 सीटें लड़कर आपका स्ट्राइक रेट बेहतर था और भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़कर उनका स्ट्राइक रेट सबसे कम यहां पर दिखाई दे रहा था। लेकिन जब आपके साथ गठबंधन में बीजेपी लड़ती है तब उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट 115 सीटें लड़ने के बावजूद भी कम हो जाता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए इस बार आप लड़ेंगे, क्योंकि इस बार चिराग भी आपको एडजस्ट करना है, चिराग पासवान को, उनको कौन एडजस्ट करेगा? अभिषेक झा।
साहिल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बिहार में तय है वो ये है कि 243 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा। रहा सवाल कि एनडीए में 5 घटक दल हैं, कौन सा दल किस सीट पर और कितनी संख्या पर चुनाव लड़ेगा, ये आने वाले समय में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एनडीए के खेमे से आपको कोई नाराजगी, कोई खींचतान, कोई नुरा कुश्ती दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसा आप महाठगबंधन के अंदर देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी का दबाव राष्ट्रीय जनता दल पर है, लगातार लेफ्ट पार्टियां, और मुकेश सहनी जी तो दावा ठोक रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर भी। तो एक द्वंद्व उनके गठबंधन के अंदर चल रहा है, जहां तेजस्वी जी की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ये कह रहा है कि पहले चेहरा मानो तब सीटें बताएंगे, और घटक दल ये कह रहे हैं कि पहले सीटों का आंकड़ा बताओ तब जाकर कहीं चेहरा मानने को हम तैयार होंगे। तो ये द्वंद्व उनकी तरफ है, हमारी तरफ कोई द्वंद्व नहीं है। बहुत जल्दी, बहुत समन्वय के साथ, बहुत बेहतर तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, आपने जिक्र किया 2020 के विधानसभा का चुनाव का। 2020 के विधानसभा के चुनाव को मानक मत मानिए जनता दल यूनाइटेड की ताकत को आंकने का। चूंकि जब कभी साजिश होती है तो कई बार ऐसा होता है कि आप सीटें कम जीत पाते हैं या वोट्स कम आते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की साजिश, हमारे नेता नीतीश थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना अभिषेक जी, उनकी क्षमता की जो एक्सेप्टेबिलिटी 2020 से मैं आकलन नहीं कर रहा हूं, मैंने 2015 का भी उदाहरण दिया। अब है, इसीलिए मैं समझना चाहता हूं कि आपके मन में साजिश आपने किसने की, आपको क्या लगता है? नहीं, आप सबको मालूम है, आप 2010 देखें, 2005 देखें, 2015 देखें, हमने खुल के चुनाव लड़ा था। 2020 के चुनाव में ऐसा हुआ था, वो दृश्य सबके सामने था कि कैसे सिर्फ हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े किए गए, वो सारी बातें थीं, और मैं थी शब्द इस्तेमाल, वो तो अभी आपके साथ आ गए ना, इसीलिए तो मेरा सवाल है कि उन्हें कैसे एडजस्ट होगा। और इस बार भी अभिषेक, अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा समझाने की जरूरत उन्हीं को पड़ रही है। पूरे दिन भर उनके साथ मीटिंग चल रही है बीजेपी की, लेकिन अभी तक वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसा सीटें ज्यादा मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें लगता है कि उनके प्रवक्ता यहां होते तो ऑफिशियल बयान दे पा रहे होते कि ऐसा कुछ मान मनोहर, पूछा मैंने उनको, लेकिन नहीं आए वो। एनडीए के नेता जब बैठते हैं, गहन मंथन करते हैं, चिंतन करता है, हाँ बहुत गहन मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाके स्थितियां स्पष्ट हो पाती हैं। और कहीं लंबी देर तक बैठक होती है तो यह मानना कि अमुक घटक दल नहीं मान रहा है, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। आप इसको इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि सभी जो नेता हैं वो मिल बैठकर लंबे समय तक एक साथ रणनीति बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको दिखेगा एनडीए की तरफ से पहले घोषणाएं दिखेंगी, हर तरह की घोषणाएं आपको पहले दिखी हैं। तो बहुत समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा होगा और चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ेंगी। इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता उन लोगों को करनी है जो अभी तक नेता, नीति और नियत तय नहीं कर पाए हैं। अभी भी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं एक स्वर से नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, या कोई ऐसी घोषणा पूरे महागठबंधन के कुनबे की तरफ से नहीं हुई है। आपने देखा है किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार नीचा दिखाया है। जिन तेजस्वी यादव जी को 2020 के विधानसभा के चुनाव में चेहरा मानने को तैयार थे, उन तेजस्वी यादव जी, मैं दिवाकर प्रसाद के पास इसके बारे में ही जानना चाहता हूं दरअसल कि महागठबंधन का नेता कौन है। लेकिन अभिषेक झा, जल्दी से मुझे आपसे एक जवाब चाहिए, क्योंकि आपने जिक्र किया 2020 का, आपने कहा कि आपके खिलाफ कैंडिडेट जानबूझकर खड़े किए गए थे। 135 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा था। इस बार क्या आपको लगता है कि उन्हें 40 सीटें मिलनी चाहिए, जो उनकी मांग है आज की स्थिति में? आज उनके प्रवक्ता इसीलिए नहीं आए हुए हैं। आपको लगता है कि उनकी इतनी ताकत है? अपने आप को युवा नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार के सामने अपना नेतृत्व प्रोजेक्ट करने की कोशिश चल रही है। साहिल जी, मुझे लगता है कि आपने मेरे कद को बड़ा आकर मुझसे ये सवाल डायरेक्टली पूछ लिया है, लेकिन हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी की जो बात होती है उसको उन फैसलों को आपके सामने रखते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उनके नेता को सर्वोच्च पद मिले। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि किसी गठबंधन में उनको अधिक से अधिक सीटें चुनाव लड़ने को मिले। हर कोई चाहता है कि उनके नेता मुख्यमंत्री ही बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनते हैं विधायकों के आंकड़े से, जनता के समर्थन से। तो एक बार जब चिराग पासवान जी ने, उनके पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कई मौकों पर स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, वो मोदी जी के हनुमान है, मजबूती से उनका दल गठबंधन के अंदर है, तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है। और सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। सरोज सिंह, बहुत जल्द इसके रिजल्ट देखिए। उनके नेता अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी, सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके नेता की खबर हमारे पास थोड़ी देर पहले आई थी कि वो नाराज है। मांझी जी नाराज है, पता चल रहा है। सरोज सिंह जी, आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं किस वजह से नाराज है? 15 सीटें मांग रहे हैं, 7 सीटें देने को तैयार है, ये भी खबरें चल रही है, जरा जल्दी से बता दीजिएगा।
देखिए, हमारे नेता नाराज नहीं है। एनडीए एक परिवार है। पूरा जो एनडीए है 5 पार्टी का एक परिवार है और हम लोग अपनी बात जो है परिवार में रख रहे हैं। हमारी पार्टी जो है पिछले 3 चुनाव लड़ चुकी है। हमारा पार्टी 3 चुनाव क्या लड़ बातें चुकी रखी है बता दीजिएगा जरा परिवार में। हमारा ये कहना है कि देखिए, हमारी जो पार्टी का कहना है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी और हमारे पार्टी के संरक्षक भारत सरकार के मंत्री आदरणीय जीताराम मांझी जी, वो उनसे बात हो रही है तो उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी 3 बार से चुनाव लड़ चुकी है। हमारा निश्चित रूप से स्ट्राइक रेट 100% है, लेकिन हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो कम है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े और हमारा विधायक कम से कम 7 या 8 विधायक हमारा हो। तो इसके लिए हमने अपने जो फोरम है, पार्टी का जो फोरम है, एनडीए का जो फोरम है, उस पे हमने अपनी बात को रखा है कि कम से कम इस चुनाव में हमको इतनी सीट दीजिए कि कम से कम हमारा जो है पार्टी का राष्ट्रीय राज्य स्तर का कम से कम हमको दर्जा हमारी पार्टी का मिले। तो हमने अपनी ये बात रखी है नाराजगी, और हमारे पार्टी के जो आदरणीय नेता है जीताराम मांझी जी, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देखिए, आपके पास एक पार्टनर बढ़ गया है, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास जो पार्टनर है, हम लोग 5 पार्टी हैं। अभी हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा कौन सा पार्टनर बढ़ा? हम लोग अभी जो 5 पार्टनर हैं, हम लोग 5 पार्टनर हैं और नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो 5 में से जो नंबर 1 के पार्टनर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे मैं पूछूंगा कि पार्टी बढ़ाने के लिए इस बार वो चाहते हैं कि जरा ज्यादा हमें सीटें मिलनी चाहिए शर्मा जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिवाकर प्रसाद भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने उनके बारे में सवाल पूछा था। सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर पिछली बार का। चलिए 1 सेकंड आपकी बात खत्म करिए, चलिए ओके। मेरी 1 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। हमारा यह है कि हम अपनी बात अपने परिवार और अपने पार्टी में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? इसलिए हमारी कोई नाराजगी नहीं है, और नहीं देंगे तो क्या करेंगे? इस सवाल राजनीति में नहीं होता है। हम लोग को पूरी भरोसा है और पूरी तरीके से पूर्णतः हमारे नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी और एनडीए के पूरे घटकों पर पूरी तरीके से ये भरोसा है कि जो हमारी जो मांग है, जो हमारी जो बातें हैं, वो हमारी बात पूरी तरीके से मानी जाएगी। ये पूर्ण रूप से ये भरोसा कितना पूरा होता है उस पर हम नजर रखेंगे। सरोज सिंह जी, ये बात तो ठीक है कि आपको भरोसा है, लेकिन आखिरकार 5 लोगों को बांटना है। पिछली बार 4 लोगों को बांटा था, इस बार 5 लोगों को बांटना है, इसीलिए थोड़ी मुश्किलें तो जरूर होगी। लेकिन दिवाकर प्रसाद हमारे साथ में, सीपीआई-एमएल का द बेस्ट स्ट्राइक रेट महागठबंधन के भीतर, इस बार आपको थोड़ी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे कम स्ट्राइक रेट, लेकिन कांग्रेस भी ज्यादा सीटें मांग रही है। क्या आपको लगता है कि ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए महागठबंधन के भीतर? दिवाकर जी। जी, सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट तो ठीक है, और पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 40 सीट का डिमांड का सूची तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया गया है, और निश्चित रूप से अच्छी संख्या में सीट सीपीआई-एमएल को मिलेगी और प्रदर्शन भी बेहतर रहेगा। नहीं तो कितनी सीटें मिलेगी आपको लगता है? कितनी सीटें? पिछली बार 19 सीटें आपने लड़ी, 12 सीटें जीती, आपका सबसे बेटर स्ट्राइक रेट रहा। इस बार क्या ज्यादा सीटें चाहिए आपको? लोकसभा के भीतर भी आपका स्ट्राइक रेट ठीक ठाक रहा। अब उसमें महागठबंधन दलों में सीट के बारे में जो भी तय होगा, हमारे बढ़िया लीडर हैं, महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्र सचिव कुणाल जी है, वे लगातार बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जो तय होगा उसे माना जाएगा। नहीं 30 सीटों की लिस्ट दी है ना आपने, तो कुछ उस पर आपको पता चला है कितनी सीटें आपको दी जाएगी, या उस पर बातचीत चल रही है? अगर नहीं मिलेंगी 30 सीट तो क्या करेंगे? जो सवाल मैंने यहां पर इससे पहले भी पूछा था। नहीं, अभी 40 सीट का डिमांड सूची दिया गया है। 30 सीट का। जल्दी से कंचना यादव, आप सुन रही है, उनकी भी मांगे बढ़ रही है, उनको लगता है कि इस बार थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। 30 सेकंड आपका जवाब, उसके बाद शर्मा जी के पास जाऊंगा मैं। निश्चित रूप से चाहे मिलनी चाहिए। तनी एक बात हमारा पूरा होने दीजिए सोहेल जी। निश्चित रूप से बोलिए। सीपीआई-एमएल लिबरेशन को बिहार में ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। कंचना जी सुनिए, हमारा स्ट्राइक रेट सही रहा है, और 2024 में भी
बोलिए कंचना जी, बोलिए। दिवाकर जी, आपकी बात पहुंच गई है उनके पास। दिवाकर जी ने अपनी बात रखी कि उन्हें इतनी सीटें मिलनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा, लेकिन हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन में कितनी सीटें मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए और हमारे पास कौन से कैंडिडेट है जो जीत सकते हैं, इस पर बात हो रही है। लेकिन अभी आपने क्या हम के प्रवक्ता को सुना? उन्होंने बोला हमें इतनी सीटें चाहिए ताकि हमें हमारी पार्टी का ये स्टेटस हो सके, हमारी पार्टी का वो स्टेटस हो सके। मतलब यह तो दिवाकर जी भी बोल रहे हैं कि पार्टी के स्टेटस के लिए, चाहे हम हो, चाहे लोजपा चिराग पासवान जी की पार्टी हो, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। हमारे गठबंधन में शर्मा जी, आखिरी 20 सेकंड आपके पास, स्टेटस बढ़ाने के लिए किसी कैसे संतुष्ट करेंगे सबको? जल्दी से के शर्मा जी। जिसकी जैसी मानसिकता है वैसे ही भाषा है। गिड़गिड़ाने जैसा शब्द यदि उपयोग कर रही हैं आरजेडी की प्रवक्ता, तो इतने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े पार्टियों के संदर्भ में बोल रही हैं। और यही इसे ही कहते कहते अभी इन्होंने जो है बिहार की जनता को मूर्ख तक साबित करने का प्रयास किया। तो ये इनके संस्कार हैं आरजेडी के, गाली गलौज ऐसे भाषाओं का उपयोग करना और बिहार की जनता को मूर्ख कहना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 साल तक मूर्ख रहे। तो ये मैं कह रहा हूं कि इनको जो है शोभा देता है, क्योंकि इनके अंदर ये बिहार की जनता को लेके भावना है। इसीलिए 20 साल से 5 चुनाव में इनको कभी सत्ता में आने नहीं दिया बिहार की जनता ने। सरोज सिंह जी को कैसे संतुष्ट करेंगे? 243 सीटों में से मांझी जी को कैसे संतुष्ट करेंगे सर? तो ये इनको इसलिए सबक सिखा रही है और 6वीं बार इसीलिए दिखाएगी। ये गुंडल की भाषा, ये गाली गलौज की भाषा, यही सब इनकी भाषाएं हैं। इनके नेता भी गालियां देते हैं और इसीलिए मैं पूछा था कि जिस चुनाव आयोग को इतनी गालियां दे रहे थे, जल्दी से कंचना जी, खत्म हो गया मेरा समय, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, जल्दी से कंचना जी। गिड़गिड़ाने को गाली कह रहे हैं और हमारी संस्कृति और सभ्यता पे सवाल उठा रहे हैं और बार बार मुझे मूर्ख कह रहे हैं। ये मूर्खता पूर्वक है, ये मूर्खता जो गाली है वो खुद ये दे रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके प्रवक्ता गिड़गिड़ा रहे हैं उसको। चलिए ठीक है, 17 अक्टूबर को, चलिए मेरा समय खत्म हो गया है, माफ करिए सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरा समय खत्म हो गया। लेकिन इस जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ में, हमारे सामने एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर यह आ रही है इस वक्त, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। टिकट की मांग पर पटना में जमकर हंगामा हुआ है। लालू प्रसाद यादव के घर पर, आवास पर यह हंगामा किया गया। टिकट बंटवारे को लेकर दरअसल हंगामा शुरू हो चुका है। इसी तरीके के प्रदर्शन यहां पर देखने मिलेगा। समर्थकों का हंगामा, टिकट की मांग को लेकर पटना के भीतर यह हंगामा चल रहा है। दरअसल टिकट बंटवारा अभी शुरू होना बाकी है। अभी तक महागठबंधन और एनडीए के बीच कौन कितनी सीटें लड़ेगा यह भी तय होना बाकी है। 17 अक्टूबर को नामांकन की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले बिहार में, पटना में सीट बंटवारे को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। आप देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।